Good morning, class. Today we will discuss about the water cycle. In last lecture we have read about water sources, percentage of fresh water as well as salty water on the earth, and some basic term like evaporation, condensation, transpiration. Today we will discuss about water cycle. वाटर साइकिल का मतलब होता है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, साइकिल. साइकिल मतलब एक चक्र जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाता है. तो वाटर साइकिल में वाटर एक साइकिल बनाता है जिसमें वो इवापरेट होता है अर्थ सरफेस से, एटमॉस्फेयर में जाता है और अगेन अर्थ सरफेस पर वापस आ जाता है. इसीलिए हम इसे कहते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो वाटर की एक साइकिल बनी है जिसमें वाटर डिफरेंट प्रोसेस से अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में जाएगा, वहाँ पर क्लाउड बनाएगा, क्लाउड से अगेन रेनफॉल के फॉर्म में रिटर्न अर्थ पर आ जाता है. तो इस तरह ये अपनी एक साइकिल पूरी करता है, इसलिए इसे वाटर साइकिल कहते हैं. नाउ कुछ टर्म है, कुछ बेसिक स्टेप है जो वाटर साइकिल में फॉलो होती हैं. तो सबसे पहले आपको यहाँ रिवर नज़र आ रही होगी, रिवर, पॉन्ड, सीज, ओशियंस, है ना. ये जो भी सरफेस वाटर है, जब इस पर सन हीट डायरेक्टली फॉल्स होती है, सनलाइट डायरेक्टली फॉल्स होती है, तो ये जो वाटर है एयर और हीट के प्रेजेंट में इवापोरेट हो जाता है और इसकी जो वेपर होती है ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चले जाती है. यानी कि सबसे पहली प्रोसेस है आपकी इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. तो इवापोरेशन का मतलब होता है वाटर का अर्थ सरफेस वाटर यानी जितनी भी वाटर बॉडीज है वहाँ से सन लाइट जब इन पे सीधी फॉल्स होती है तो हीट भी साथ में आती है. तो सन हीट में और आसपास की जो एयर है उसकी प्रेजेंस में इवापोरेट हो जाना यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाना. तो ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? इवापोरेशन. इवापोरेशन प्रोसेस से वाटर किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो जा रहा है. सेकेंड है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, आपको पता है कि प्लांट अपनी बॉडी में एक्सेस वाटर को लीव्स के थ्रू आउट कर देते हैं. तो जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स वो अपनी लीव्स से आउट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी वाटर वेपर बनती है और इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू भी वाटर वेपर बनती है. अब ये वाटर वेपर जब ऊपर जाती है तो एटमॉस्फेयर में ऊपर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है. ठीक है, ठंडा होने के कारण ये सारी वाटर वेपर जमना शुरू कर देती है और ये अपनी हीट को रिलीज़ कर देती है. जिस हीट को गेन करके ये वेपर में चेंज हुआ था ना वाटर, उस हीट को उसने एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया और ऊपर जाकर वो ठंडी हो गई. ठंडी होने के कारण वो वहीं पर जमना शुरू हो जाती है जिसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं. कंडेंसेशन यानी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट का ठंडा होकर जमना. तो जब वो जम जाता है तो इस तरह से वो क्लाउड बनाता है, पास पास एक दूसरे के आ जाती है वाटर ड्रॉप और क्लाउड बनाती है जिसे हम कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर कहते हैं. यानी वाटर वेपर का ठंडा होकर जमना कंडेंसेशन कहलाता है. कंडेंसेशन होने के बाद जब ये मैंने बताया था आपको कि वाटर वेपर अपनी हीट रिलीज़ कर देती है, जो हीट ये नीचे से लेकर गई थी उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करके वो ठंडी हो गई है. कूल ठंडी होने के बाद अब क्या होगा, जितनी ठंडी होती जाएगी उतने सारी वाटर वेपर क्लाउड बनाती जाएगी और जब ये क्लाउड के अंदर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, कंडेंस वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो ये क्लाउड हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है और जिसके कारण ये अगेन वाटर, ये देखो कूलिंग हो गई, रेन क्लाउड्स बन गए. फिर कूलिंग प्रोसेस है और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट होने के कारण क्लाउड कैसा बन चुका है? हैवी. और ये वाटर ड्रॉपलेट अपने एक दूसरे के पास आती जाती है और आकर ये रेनफॉल करती है और इस तरह अगेन सब छोटी छोटी वेपर जो ठंडी हो चुकी थी वो आपस में मिक्स होकर वाटर ड्रॉपलेट बनाती है और रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आती है. इस रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आना प्रेसिपिटेशन कहलाता है. अब देखो, हो सकता है कि ये रेनफॉल हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि यही छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो फ्रोज़न हो चुकी है, जम चुकी है, वो स्नोफॉल बन के भी गिर सकती है. कि अगर ये हैवी हो चुकी है लेकिन ये अभी भी ठंडी है तो स्नोफॉल के रूप में भी नीचे आ सकती है या डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट होकर भी आ सकती है. ठीक है, और जब ये रेनफॉल होती है तो ये वाटर जो है वो ये जो सॉइल दे रखा है सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं सिपिंग. सिपिंग मतलब पानी, मिट्टी का पानी को सोख लेना. आपने देखा होगा बारिश में जब
खुली ऐसी कच्ची जगह पर जहाँ मिट्टी होती है वहाँ बारिश होती है तो ये मिट्टी के अंदर पानी चला जाता है, अंदर ही अंदर पानी जाता रहता है। और जब पानी अंदर उतर जाता है तो पानी मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर स्टोर होता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसे आप कैसे ले सकते हो, हैंडपम्प, कुआँ, ट्यूबवेल, इसकी हेल्प से इसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी जो साइकिल थी वाटर की, ऊपर जाना और अगेन नीचे आना, ये वाटर साइकिल कहलाता है। यहाँ कुछ टर्म दिए हैं, इवापोरेशन जो हमने अभी डिस्कस किया, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एस रिवर, सीज, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स टेक्स अ हीट फ्रॉम द सन एंड गोज इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, इन सभी वाटर बॉडीज़ का सन से हीट गेन करना और वेपर के फॉर्म में चेंज होना इवापोरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इज डन बाय प्लांट्स when large amount of water vapor enters into atmosphere through transpiration by plants also। यानी इवापोरेशन में के अलावा वाटर वेपर का कलेक्ट होने का रीज़न ट्रांसपिरेशन भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बाय कंडेंसेशन, क्लाउड बनना, कंडेंसेशन, तो अभी हमने पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज नेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। यानी कंडेंसेशन प्रोसेस नेचुरली होती है जिसमें क्लाउड बनते जाते हैं। जो वार्म एयर ऊपर की तरफ गई थी वो कहीं सारे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बनाती है। ठीक है, और जब ये वाटर वेपर है ये क्या है, हीट को गेन करके ऊपर गई थी तो ऊपर जाकर ये हीट को वापस रिलीज़ कर देती है और ऐसा करने से इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, और बहुत हाइट पर जाकर वहाँ की हवा काफ़ी ठंडी होती है तो ये वाटर वेपर वहीं फ्रीज़ होना स्टार्ट कर देती है या कंडेंस होना स्टार्ट कर देती है। और जब ये छोटी छोटी कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे से टकराती है, पास आती जाती है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनती जाती है। ठीक है, और फिर जब प्रेसिपिटेशन यानी थर्ड प्रोसेस है, प्रेसिपिटेशन मतलब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये एक दूसरे के पास आती जाएगी और एक दूसरे से मर्ज होती जाएगी तो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है ना, जिसे हम वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। और इस तरह की जो लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स होती है जब ये बड़ी हो जाती है तो ये भारी हो जाती है, फिर ये फर्दर इतनी ऊंचाई पर नहीं रह सकती, कोई भी चीज़ भारी होगी तो कहाँ आ जाएगी, नीचे गिरेगी, तो इस तरह से ये हैवी हो जाती है। और जब ये नीचे आती है अर्थ पर तो उसे हम रेन कहते हैं, बारिश किसे कहते हैं, इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स को कहते हैं। अब देखो टेम्परेचर जब बहुत लो होता है, बहुत कम होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज मतलब जम जाती है, तो तब वो पानी बनकर नहीं और किस तरह गिरती है, हेल या फिर स्नो, बर्फबारी होना समझते हो ना। तो जब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है तो वो फिर वो स्नोफॉल के रूप में अर्थ पर आती है। ठीक है, और इस तरह कमिंग डाउन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन। और वाटर का इस तरह रेनफॉल होना या स्नोफॉल होना उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। अब बैक टू ओशियन, यानी कि जब वाटरफॉल होता है तो लैंड पर जैसे ही वो आएगा तो वो फ्लो करेगा, बहेगा यहाँ वहाँ, तो वो रिवर्स में जाएगा, स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, और जो स्नो होगी वो माउंटेन पार्ट पर जो होता है वो मेल्ट हो जाएगी वाटर में और फाइनली वो भी फ्लो करके माउंटेन से फ्लो करती हुई स्ट्रीम और रिवर के अंदर जाकर मिल जाती है। तो अल्टीमेटली जो वाटर स्ट्रीम और रिवर्स होता है, जो फॉल होता है, वो धीरे धीरे सारी स्ट्रीम आपस में इकट्ठी होकर कहाँ खुलती है, ये ओशियन के अंदर, सारी नदियाँ जाकर ओशियन में मिलती हैं। तो इस तरह से जो भी वाटरफॉल हुआ है वो ओशियन में जाकर मिल जाता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफॉल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ठीक है, तो आपको पता है कि एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड गेट्स अ रेन, हर जगह इस वर्ल्ड में बारिश होती है। अब ये बात अलग है कि सभी जगह बारिश होने का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है और सभी जगह कितनी बारिश हो रही है उसका अमाउंट ऑफ वाटर और रेनफॉल भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर किसी सीज़न में होती है, कहीं पर किसी दूसरे टाइम पर बारिश होती है। तो इस तरह के कुछ पार्ट है हमारे वर्ल्ड में जहाँ पर पूरे साल भर बारिश ही होती रहती है, जबकि कुछ प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर कुछ ही दिन बारिश होती है। तो हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। इंडियन कंट्री की बात करते हैं हम तो हमारे यहाँ कब होती है, जब मानसून सीज़न आती है तब बारिश होती है। ठीक है, वी अर्जली वेट ऑफ द अराइवल ऑफ रेन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। और हम बारिश की राह क्यों देखते हैं? क्योंकि उसके भी कहीं कारण हैं।
क्योंकि जो रेन होता है, रेन ब्रिंग्स अ रिलीफ बाय कूलिंग द एनवायरनमेंट। काफ़ी गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो हमें बड़ी तसल्ली होती है, हमारा एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है। इतनी समर सीज़न को फेस करने के बाद बारिश का होना हमें अच्छा लगता है, रिलीफ देता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है बारिश होने से, ठीक है, ठंडक हो जाती है। नेक्स्ट है, फार्मर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून फॉर द सोइंग देयर क्रॉप्स इन द फील्ड। आपका इंडिया जो होता है, इंडिया जो है वो उसका उसमें जो फुली मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। तो किसान भी बारिश की राह देखते हैं, क्योंकि उनकी क्रॉप्स उन्हें ग्रो करनी होती है ना। जब वो बीज बोते हैं तो उससे पौधे निकलने के लिए उन्हें पानी देने की बहुत ज़रूरत होती है, और वो जो बारिश का पानी होता है उससे उनकी फसलें अच्छी होती है। रेन फिल्स लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम। अब देखो, अगर रेन होगी तो जो सरफेस वाटर है जैसे कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम, इन सभी की और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो उसकी जो वाटर लेवल टेबल है वो भी अच्छी खासी भर जाएगी, जिससे वाटर सप्लाई अर्थ पर बना रहेगा। और जितनी भी जनसंख्या है या फिर पॉपुलेशन है, उन सभी के द्वारा जो वाटर का कंजप्शन किया जा रहा है वो भी आसानी से होता रहेगा। नेचुरल डिसेस ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल रेन। देखो, बारिश होना अच्छी बात है, लेकिन बारिश का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना या फिर बहुत कम मात्रा में होना, ये हमारे एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट करता है, और एनवायरनमेंट से जुड़े सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के कई फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं अनप्रिडिक्टेबल रेन होने के कारण। अनप्रिडिक्टेबल रेन को हम डिवाइड करेंगे फ्लड्स और ड्रॉट कंडीशन में। सबसे पहले हैवी रेन कॉजेज फ्लड, यानी कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वहाँ पर फ्लड मतलब बाढ़ आने की संभावना होती है, जिसमें लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, इन सभी का वाटर लेवल इतना बढ़ जाता है कि वाटर ओवरफ्लो कर जाता है सिटी के अंदर, ग्राउंड पार्ट में, मतलब हर जगह पानी भर जाता है। कुछ इस तरह की कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, इतना पानी भर जाना, जिसमें कई सारी इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि फूड, जो सबसे ज़्यादा फूड का इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि इतनी बारिश और इतना पानी भरने से जितनी भी क्रॉप्स होती है वो अपरूटेड हो जाती है, मिट्टी पानी में घुल जाती है और क्रॉप्स भी डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण फूड की शॉर्टेज हो जाती है, खाना नहीं मिल पाता है, फसल नहीं उगेगी तो खाना नहीं मिलेगा और लोग भूख के कारण मर जाते हैं। फ्लड के कारण कभी कभी इंजरी भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है पानी में डूबने से, है ना। और कई डोमेस्टिक एनिमल और दूसरे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, सभी की डेथ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पानी में डूबकर मर जाते हैं। फ्लड्स के कारण ह्यूमन लाइफ पे भी हार्मफुल है फ्लड, और उसकी प्रॉपर्टी पर भी। कई कंस्ट्रक्शन टूट जाते हैं, बाढ़ का पानी घरों में घुस जाता है, सामान बहकर चला जाता है, व्हीकल वगैरह सब कुछ बहकर इसमें चला जाता है, और बाढ़ का प्रेशर इतना होता है वाटर का कि उससे कंस्ट्रक्शन भी टूट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रॉपर्टी का, लाइफ का, दोनों का लॉस होता है। कई जो लोग हैं वो पानी में बह जाते हैं और उनके हाउस भी आपस में कोलैप्स या टकराते हैं, और वाटर के कारण डैमेज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन नेटवर्क सब कुछ बंद हो जाता है। फ्लड वाटर, जो सॉइल होता है उसकी जो टॉप लेयर होती है, जो काफ़ी फर्टाइल होती है, प्लांट ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है, उसको भी अपने साथ पानी बहाकर ले जाता है, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो हमारी इतनी प्रीशियस सॉइल, जिन्हें बनने में इतना लंबा टाइम लगता है, ऐसी सॉइल भी पूरी तरह से ऊपर टॉप फर्टाइल लेयर वाटर में डिजॉल्व होकर इधर उधर बह जाती है। रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल लिविंग इन द सॉइल। एनिमल लिविंग अंडरग्राउंड सच एज अर्थवर्म एंड स्नैक्स come out in search of air as the soil gets covered with a flood water। और बाढ़ आने से क्या होगा, जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे स्नैक है, अर्थवर्म है, ठीक है, रैट्स है, तो इस तरह के जो जीव होते हैं उनका घर उनसे छीन जाता है, मर जाते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी उस सॉइल के अंदर घुस जाता है और जहाँ ये रहते हैं वो स्पेस को कवर कर लेता है, तो इसके कारण ये बाहर आ जाते हैं, इनसे इनका शेल्टर छीन जाता है। नाउ व्हेन द फ्लड वाटर रिसीड्स देयर इज़ एन फियर ऑफ स्प्रेडिंग। देखो, अब अगर जो बाढ़ का पानी है वो ठहर गया, एक ही जगह इकट्ठा हो गया,
तो उसके कारण कई सारी वाटर बॉर्न डिसीज होती है, जैसे डायरिया, चोलेरा, डिसेंट्री, मलेरिया, डेंगू। ठीक है, क्योंकि अगर पानी जमा हो गया तो उस पर मॉस्किटो की ब्रीडिंग होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता होगा कि मॉस्किटो इकट्ठे पानी पर, जहाँ ठहरा हुआ पानी है उसी पर अपने अंडे देते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण बीमारियां भी बढ़ती जाती है, डिसीज भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह पूरी जो कंट्री है वो फ्लड से अफेक्ट हो जाती है, डिसीज से भी, स्टारवेशन से भी, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, है ना, सारे फैक्टर कंट्री पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब सेकेंड रीज़न है नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहला रीज़न था हैवी रेन होना, जिसे हम फ्लड कहते हैं। दूसरा रीज़न है नो रेनफॉल होना, यानी कोई बारिश नहीं होना, लंबे समय तक अगर बारिश नहीं होगी, 1 साल नहीं हुई, 2 साल नहीं हुई, 3 साल नहीं हुई, तो वो ड्रॉट की कंडीशन आती है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि बारिश नहीं होगी तो इस तरह से जितना ग्राउंड वाटर है वो भी अर्थ से इवापोरेट हो जाएगा और अर्थ में आपको इस तरह से क्रैक नज़र आएंगे, ठीक से प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो द एब्सेंस ऑफ रेन इन द पर्टिकुलर रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी पर्टिकुलर रीजन पर या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर लंबे समय तक बारिश नहीं होना, जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है, उसे हम ड्रॉट कहते हैं। अब ड्रॉट का इफेक्ट क्या होता है, तो देखो सॉइल के अंदर जितना वाटर था वो तो सब इवापोरेट हो गया। ठीक है, और जब सॉइल को लंबे समय तक पानी नहीं मिलेगा तो सॉइल भी ड्राई यानी कि सूख जाएगी, कठोर हो जाएगी। ठीक, और क्रैक हो जाते हैं इसके अंदर फिर क्रॉप भी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती इतनी हार्ड सॉइल में, और फूड की शॉर्टेज हो जाती है। प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो शॉर्टेज तो होना है। वेजिटेशन सच एस ग्रास, फूडर डज नॉट ग्रो वेल। ठीक है, किसी भी तरह की चारा वगैरह, घास है, ये सब नहीं उगेगा, जिसके कारण फूडर मतलब जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये जो घास खाते हैं उनको भी खाना नहीं मिलेगा और कई एनिमल मर जाएंगे भूख के कारण। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख, खाने की कमी। ठीक है, भूखमरी कहते हैं जिसे। इन एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन यानी बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है तो उसमें से लेक्स, पॉन्ड्स और छोटी से छोटी वाटर बॉडी जो होती है वो भी सूख जाती है। उनका भी पानी जो होता है वो या तो यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक बारिश नहीं हुई है तो उस वाटर का यूटिलाइज हो चुका है, और इवापोरेट भी हो जाता है। तो ऐसा करने से वो पूरी तरह से नदियाँ वगैरह सूख जाती है, जिससे एक्वेटिक प्लांट भी मर जाते हैं। प्लांट और एनिमल, इनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। और ग्राउंड वाटर लेवल जो रहता है वो भी डाउन हो जाता है। पानी की शॉर्टेज ज़मीन के अंदर भी हो जाती है, क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण जितना वाटर सॉइल के अंदर था, अंडरग्राउंड वाटर था, वो धीरे धीरे इवापोरेट हो जाता है। नाउ वाटर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर ऑन अर्थ बट ओनली a small quantity of it is available for use by humans, plants and animal। हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब हमें पता है कि अर्थ 2/3 पार्ट कवर करती है पूरा वाटर का, तो फिर भी हमारे यूज़ करने के लिए इतना कम पानी क्यों है? क्योंकि हमारा जो वाटर है उसमें से मैक्सिमम पार्ट 95 to 97% जो पार्ट होता है वो सॉल्टी होता है। सॉल्टी मतलब खारा होता है, और जो हमारे पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सही नहीं होता है, ये अनफिट होता है, यानी हमारे यूज़ करने के लिए बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो इस तरह भले ही इतना ज़्यादा पानी है अर्थ सरफेस पर, लेकिन फिर भी वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, और डे बाय डे इसके डिमांड बढ़ने के कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, जितने लोग होंगे उतना ज़्यादा पानी पिएंगे, उतना उनका पर्सनल यूज़ जो रहेगा डोमेस्टिक पर्पस उतना बढ़ता जाएगा। सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, आप ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसके लिए आपको फूड भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे, फूड प्रोडक्शन करेंगे, तो जिसके कारण आपको इरिगेशन यानी सिंचाई में भी उतना ही पानी यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसके अलावा इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़, यहाँ पर भी जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें बनती रहेगी, इंडस्ट्रीज़ भी उतनी ज़्यादा डेवलप होती जाएगी, तो उन सभी को रन करने के लिए अच्छा खासा वाटर अमाउंट की रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारे रीज़न है जिसके कारण वाटर प्रॉब्लम सामने आई है, कि जिसके कारण पानी की कमी हमारे सामने
आती रहती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मेन फैक्टर हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई की बहुत शॉर्टेज होती है, कम पानी आता रहता है, जैसे टाउन सिटीज़ के अंदर। तो इसका रीज़न है कि वो पानी भरने के लिए बहुत लंबी लाइन में, देख आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह से 2-2 4-4 बर्तन लेकर, अपने बाल्टी वगैरह लेकर क्यू बनाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं उस पानी को कलेक्ट करने के लिए। कभी कभी गवर्नमेंट टैंकर जो भेज देती है, वाटर टैंकर, उससे सप्लाई कर देती है इन सिटीज़ टाउन में। तो इस कारण लोगों को बहुत परेशानी आती है इतना वाटर कैरी करना, और प्लस इतने ही वाटर में अपना पूरा दिन चलाना काफ़ी बड़ा टास्क होता है, क्योंकि पानी की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डोमेस्टिक पर्पस में भी आती हैं। इसलिए हमें पानी को बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। अब कंज़र्व कैसे कर सकते हैं वाटर को, जब ऐसी कंडीशन आए तो पानी को कैसे कंज़र्व या बचाना चाहिए। ठीक है, और पहले से ही अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो ये कंडीशन नहीं बनती। ठीक है, वाटर शॉर्टेज नहीं होगी। जैसे कि आप बकेट और मग का यूज़ कर ले, जब आप बात करते हैं, नहाते हैं, शॉवर की जगह आप बकेट और मग से नहाइए। आप अगर जो आपके आसपास जो टैप है कोई लीक हो रहा है, स्कूल में है, आप घर में हैं, कहीं पर भी है, और जहाँ पर नल वगैरह लीक हो रहे हैं तो उसे टाइटली बंद कीजिए। और आपके घर में अगर वाटर टैंक पाइप वगैरह कुछ लीक हो तो उसे रिपेयर भी कराना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बर्तनों को हमें बहते हुए पानी में नहीं धोना चाहिए, उसे हम एक टब या बाल्टी में पानी को कलेक्ट करके ही उसे वॉश करना चाहिए। ऐसे पानी की बचत होती है। रिपेयरिंग लीकिंग पाइपलाइंस और वाटर टैप, चेक ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक, पानी की टंकी भर गई है तो तुरंत पानी को बंद कर देना चाहिए सप्लाई को, ताकि एक्स्ट्रा वाटर फ्लो ना करें। और वाटर को रिसाइकल कर सकते हो, उसका यूटिलाइज कर सकते हो, फिर से उसे प्योर करके। नाउ वाटर मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। आपको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, सॉइल को अपनी रूट्स में होल्ड करके रखते हैं, और सॉइल होल्ड करके रखेंगे तो उसके साथ साथ वो वाटर को भी होल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और हार्वेस्ट रेन वाटर टू स्टोर इट, और साथ में रेन यानी बारिश के पानी को हमें हार्वेस्ट स्टोर करके रखना चाहिए। ठीक है, अब ये हार्वेस्ट वर्ड से एक नया टर्म आता है आपके सामने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो सीमेंट और कंक्रीट रोड होते हैं वहाँ से सिपिंग प्रोसेस नहीं हो पाती। सिपिंग मतलब सॉइल के द्वारा जब वाटर सोख लिया जाता है तो वो वाटर अर्थ के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है, बट कंक्रीट और सीमेंटेड रोड के कारण ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो पानी है वो बहता हुआ नालियों में चला जाता है, ड्रेन्स में चला जाता है, और वो रिवर्स लेक्स पॉन्ड में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह वो नदी नालों में तो मिल जाता है, बट ग्राउंड वाटर लेवल हमारा ठीक से नहीं बन पाता है। तो एक तरीका है जिसमें आप वाटर की अवेलेबिलिटी को वाटर की अवेलेबिलिटी होने पर आप उसे कलेक्ट कर लो और स्टोर कर सकते हो अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ये प्रोसेस कहलाती है कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ एंड स्ट्रीट्स एंड स्टोरिंग इट फॉर द फर्दर यूज इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप रूफ साइड से यानी अपनी छत से उस पानी को स्टोर कर सकते हो, या आसपास रोड से भी उसे स्टोर करके अपने फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हो, जिसे हम कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये बहुत बेसिक आइडिया है जिसमें आप सिंपल पानी को, जहाँ जहाँ पानी बह रहा है, वेस्ट बह रहा है, वहाँ पर आप उसे कैच करके स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग दो टाइप की होती है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप मतलब जहाँ पर आप इस तरह से किसी भी अपने घर पर देखा होगा छत होती है और छत की एक प्रॉपर पाइपलाइन से पानी बहता है नीचे की तरफ। तो जब आप पानी इस तरह से बह रहा है तो आप एक अंडरग्राउंड टैंक रखिए, उस टैंक में पानी कलेक्ट होगा और उस टैंक के बाद एक छोटा सा गड्ढा करके रखिए। उस गड्ढे के अंदर आपको ये लेयर बनानी है, टूटी हुई ईंट के टुकड़े, फिर ग्रेवल्स यानी कुछ पत्थर रख दीजिए, फिर कोर्स सैंड यानी बालू रेती रखिए और उसके ऊपर मिट्टी रखिए। जब ये पानी इसके अंदर से पास होगा तो जैसे मिट्टी और बालू रेती से, तो इसके जो बड़ा बड़ा जो कचरा रहेगा वो साफ़ हो जाता है। फिर वो ग्रेवल यानी पत्थर से पास होता है, फिर ब्रिक्स के कुछ पीसेस हैं वहाँ से पास होता है, और जब यहाँ तक वाटर पहुँचता है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितनी इम्प्योरिटीज़ होती है वो सब यहाँ पर छन जाती है। एक फिल्ट्रेशन का काम करता है ये डिफरेंट लेयर, और सारा कचरा यहाँ से छन कर यहाँ से एकदम क्लीन और प्योर वाटर यहाँ स्टोर हो जाता है।
ये आपके घर के आसपास आपके घर का बोरिंग हो सकता है या कुआं हो सकता है जहाँ पर वाटर टेबल बढ़ी हुई रहती है, ताकि आप जब बारिश ना हो तो फ्यूचर यूज़ में इस कुएं के अंदर काफ़ी सारा पानी स्टोर हो जाता है, जो आप अपने फर्दर फ्यूचर के यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। फ्यूचर में कोई काम है आपको, आपके घर में ही जैसे आप बोरिंग वगैरह है तो आप डेली मोटर चालू करके पानी भर लेते, वाटर टैंक भर लेते और फिर उसका यूटिलाइज़ करते। तो इस तरह से आप हमेशा इस आपके आसपास जो बोरिंग या कुआं है वहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है। रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सिंपल रोड है, रोड के अंदर आप इस तरह से एक छोटा सा गड्ढा करके ये डिफरेंट लेयर जो भी होती है, जैसे ब्रोकन ब्रिक्स, ग्रेवल, सैंड, कोर्स, ठीक है, और सॉइल, तो जब पानी इस तरह से नीचे की तरफ उतरता है तो छोटे छोटे ऐसे पीट्स बना दिए, ज़्यादा पूरी तरह से बेस को ख़राब नहीं करते, ये रोड को गड्ढे करके या छोटे छोटे से गैप रख देते हैं ताकि पानी अंदर उतर जाता है और उतर के डिफरेंट लेयर से प्योर हो जाता है और आसपास जो कुएं या वेल होते हैं, है ना, उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये भी हमारे फ्यूचर में जो यूज़ होगा उसमें काम में आएगा। ठीक, तो इस तरह से एडवांटेज क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि ये अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ करती है, मतलब धरती के अंदर जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसकी अमाउंट को बढ़ाती है ताकि फ्यूचर में कभी रेनफॉल ना हो तो ग्राउंड वाटर का भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटर प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर देती है। जब ड्राई सीज़न आती है, बारिश नहीं होती है या लेट होना है बारिश का है, बारिश कम होती है, तो हम इस स्टोर किए हुए वाटर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नाउ केयर फॉर एनवायरनमेंट, वाटर पॉल्यूशन रिड्यूस द वाटर अवेलेबिलिटी। आपको पता है कि पानी का गंदा होना पानी की अवेलेबिलिटी को कम करता है। वाटर इज़ पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक सीवेज। कैसे कैसे पॉल्यूट होता है कि आपके घर की जो सीवेज लाइन है वो, जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल हो सकते हैं, ठीक है, कहीं आपने दवाइयाँ या फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से जो केमिकल वाला वाटर होता है, ठीक है, कहीं फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स होते हैं जो खेतों से पानी बहता हुआ जाता है वहाँ पर, ठीक है, वो सभी रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और जाकर वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है। आसपास की नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएँ सब में जाकर मिल जाता है। तो इसके लिए केवल ह्यूमन बीइंग पर ही इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जबकि एक्वेटिक लाइफ और एनिमल्स जो होते हैं उन पर भी इसका वाटर पॉल्यूशन का बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यही गंदा पानी जब वाटर बॉडीज़ में जाता है तो वाटर बॉडीज़ में एक्वेटिक लाइफ होती है, मछलियाँ होती है, कई सारे जलीय जीव होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, पौधे रहते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय, डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। और डोमेस्टिक सीवेज या वेस्ट जो होता है फैक्ट्री वगैरह से जा रहा है, उसे हमें पहले ट्रीट करना चाहिए, यानी कि हमारे जो अभी आज की तारीख में जो बने हुए हैं हमारे इस जनरेशन में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो एक सबसे सही तरीका है जिसमें डोमेस्टिक और फैक्ट्री वाले जो वाटर है या गंदा पानी है उसको वहाँ वाटर फिल्टर प्लांट पर ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे फ़िल्टर आउट करके सिटी में सप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ का भी फ़र्ज़ होता है कि जब वो इतने हार्मफुल और इतने बोल सकते हैं पॉइजनस, जहरीले केमिकल्स को जब रिलीज़ करते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो उन्हें पहले उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, मतलब उनके इफ़ेक्ट को कम कर देना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर के केमिकल है तो उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ बेसिक मिला दे जिससे वो एसिड का इफ़ेक्ट कम हो जाए और वो न्यूट्रल हो जाए, ताकि वो अगर वाटर बॉडीज़ के अंदर मिल भी जाता है वो उस तरह के केमिकल्स तो किसी एक्वेटिक लाइफ को हार्म ना करे। ठीक है, तो इस तरह से हमें एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कुछ केयर रखनी चाहिए। थैंक यू।